गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इकोनॉमिक्स जैक मॉडल सेट का सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सेकेंड, एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन को प्रदर्शित करता है। एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन को प्रदर्शित करता है। थर्ड, अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। फोर्थ, निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? निम्नलिखित में से भारत के अर्थशास्त्री रघुराम राजन जी हैं। फिफ्थ, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है। यह कथन अल्फ्रेड मार्शल जी का है। सिक्स, निम्नलिखित में किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग एक फर्म के संतुलन का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये छोटे पैमाने पे अध्ययन होता है। स्मॉल स्केल पे व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं, तो ये राष्ट्रीय इकाइयों का अध्ययन होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी, एक फर्म के संतुलन। 7, किसी वस्तु का मांग फलन Q इज इक्वल टू 20-2P है, जहाँ P इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10 तथा बाजार में उस वस्तु के 20 उपभोक्ता है, तो वस्तु के लिए बाजार मांग फलन ज्ञात करें। क्या करेंगे हम लोग? Q क्वांटिटी हमें दी गई है 20-2P और कंज्यूमर कितने हैं? 20। डैट मीन्स डिमांड हो रही है 20 और डिमांड फंक्शन हमारे पास है 20-2P। क्या करेंगे? 20 × 20 2 × 20। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 20 × 20 इज इक्वल टू 400, 2 × 20 40P। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 400 - 40P। क्वेश्चन नंबर 8, 7 में डायरेक्टली 20 से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकताओं की संतुष्टि। 9, निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है? करेक्ट ऑप्शन इज सीमांत उपयोगिता। 10, संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करता है। जहाँ पे अधिकतम उपयोगिता मिल रही होती है वही संतुलन की अवस्था होती है। 11, एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर उपभोक्ता की ब्लैंक आय खर्च होती है। बजट रेखा डैट मीन्स संसाधनों का संपूर्ण उपयोग हो रहा है, तो यहाँ संसाधन क्या है? उपभोक्ता की आय है, तो इसका संपूर्ण उपभोग होगा। डैट मीन्स वो अपनी पूरी आय को खर्च करेगा। तो हमारा 11 का ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण। 12, निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के मध्य बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी? इसको हम लोगों ने देखा था मॉडल सेट 2 में भी, जब वो जो बिंदु ये जो बिंदु जिस पे मांग की लोच का पता लगाना था वो मध्य बिंदु से नीचे था, तो हमने उसमें किया इकाई से कम लोच। और मध्य बिंदु पे है तो हम लोग वहाँ ही पढ़े थे कि अगर मध्य बिंदु है तो इकाई के बराबर लोच, मध्य बिंदु के नीचे है तो इकाई से कम, मध्य बिंदु के ऊपर है तो इकाई से अधिक। तो ये मध्य बिंदु है तो हम लोग क्या बोलेंगे? मांग की लोच इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन सी नहीं है? उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जाता है, ये इसकी कोई भी मान्यता में नहीं है। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर ए। 14, एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपये को 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने का इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमतें 4 रुपये और 5 रुपये हैं तथा मात्राएं क्रमशः x और y है, तो बजट रेखा का समीकरण क्या होगा? दोनों वस्तुओं की कीमतें डैट मीन्स रसगुल्ला की कीमत 4x और गुलाब जामुन की कीमत 5y। 5 क्वांटिटी खरीदा जा रहा है y क्वांटिटी खरीदी जा रही है 5 रुपये में, x क्वांटिटी खरीदा जा रहा है 4 रुपये में, उपभोक्ता की आय कितनी है? 20 रुपये। तो समीकरण बनेगा 4x + 2y इज इक्वल टू 20। मीन्स दोनों को ऐड कर दें तो 20 रुपीज़ खर्च हो जाने चाहिए। 15, निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है? प्रतियोगी
ध्यान रहे, प्रतियोगी कॉम्पिटेटिव गुड मीन्स एक की जगह दूसरे को भी यूज़ किया जा सकता है। इसका प्राइस में, एक वस्तु की प्राइस में कोई भी चेंजेस होगा तो उसका इफेक्ट दूसरी वस्तु की डिमांड पे पड़ेगा। डैट मीन्स दोनों को हम लोग कह सकते हैं कॉम्पिटेटिव गुड है। तो इसमें क्या है, चाय चीनी तो नहीं है, ये पूरक है, एक के बिना दूसरे को हम लोग यूज़ ही नहीं कर सकते। कार पेट्रोल भी पूरक है, एक के बिना दूसरे का यूज़ पॉसिबल नहीं है। ब्रेड बटर भी पूरक है। पेप्सी एंड कोको कोला, पेप्सी पी लेंगे तो फिर कोको कोला पीना ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों कॉम्पिटेटिव प्रतियोगी वस्तुएं हैं। 16, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष y एक्स के समानांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोचका मांग क्या होगा। मीन्स y में दिखाई गई है प्राइस और x में दिखाया गया है क्वांटिटी, और जो हमारा मांग रेखा है वो y के समानांतर है, मीन्स प्राइस के समानांतर है। मीन्स प्राइस में चेंजेस हो रहा है लेकिन क्वांटिटी पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा। क्वांटिटी फिक्स है, प्राइस कुछ भी हो उतनी क्वांटिटी को कंज्यूम किया ही जा रहा है, डिमांड हो ही रही है। तो क्या होगा, ज़ीरो, कीमत लोच का मान ज़ीरो होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है प्राइस में चेंजेस का। ओके। 17, उत्पादन से क्या तात्पर्य है। आगत का निर्गत के रूप में, रूपांतरण, नई उपयोगिता का सृजन, साधनों की सहायता से वस्तु और सेवाओं का निर्माण, तीनों है, इनमें से सभी। 18, परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, सीमांत उत्पाद कहते हैं। 19, उत्पादक कौन होता है, जो साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है। उत्पादक हमेशा निर्माण करेगा, उपभोक्ता हमेशा उपभोग करेगा। 20, उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन होता है तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा। मीन्स 5 इकाई का प्रयोग कर रहे हैं तो 24 कर रहे हैं, ठीक है, 6 का प्रयोग करते हैं तो 30 करते हैं, तो सीमांत मीन्स 24 माइनस 30। हम लोग सीमांत कैसे निकालते हैं, उस एक पहली वाली इकाई से जो अगली इकाई है उसको सब्ट्रैक्ट करके, तो क्या आएगा 6 इकाई 6। नेक्स्ट 21, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम को क्या कहा जा सकता है। फिर यहाँ अतिरिक्त है, अतिरिक्त मीन्स सीमांत, तो सीमांत आगम। 22, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन होता है, क्योंकि स्थिर लागत तो स्थिर रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, और अचर लागत डिपेंड करेगी कुल लागत पे। तो परिवर्तनशील लागत जो है, कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या TVC, इसमें परिवर्तन होता है क्योंकि ऐसे ही परिवर्तनशील है, ठीक है। 23, किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। सेम वही चीज़ है, मूल बिंदु, डैट मीन्स मांग वक्र पे देखें तो मध्य बिंदु, तो वहाँ पे 1 होता है, तो 1। 24, मान लिया जाए कि बाजार में 3 एक जैसे फर्म हैं तथा वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई पर एक फर्म की वस्तु 50 इकाई की पूर्ति करती है तो वस्तु की बाजार पूर्ति क्या होगी। एक बाजार में 3 फर्म है तथा वस्तु की 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पे 50 इकाई की पूर्ति करता है एक फर्म, तो कितना हुआ, 3 फर्म है, एक फर्म 5 रुपये कीमत पे 50 इकाई की पूर्ति करता है, दैट मीन्स 5 3 ज़ा 15, 150 इकाई। क्लियर है, 150 इकाई की करेक्ट ऑप्शन है डी। तीनों फर्म 50-50 इकाई की पूर्ति करेगा तो तीनों फर्म मिला करके कितनी 150 इकाई की कुल पूर्ति करेंगे। 25, एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपये तथा उसी वस्तु की 6 इकाई बेचकर 70 रुपये प्राप्त करता है तो सीमांत आगम का मान क्या होगा। वही है, 5वीं इकाई पे 50, 6ठी इकाई पे 70, 70 माइनस 50 20 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। 26, लाभ अलाभ बिंदु की प्राप्ति होती है जब TR और TC बराबर होता है, मीन्स नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन कब होती है, जब हमारा रेवेन्यू हमारे कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, जितना हमने खर्चे किए उतना हमें प्राप्ति हो गई तो बराबर हो गया, दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, इसी को लाभ अलाभ बिंदु कहते हैं। 27, अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब न्यूनतम ABC से कम होती है, जब कीमत न्यूनतम ABC से मीन औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाती है उसकी कीमत,
तो उत्पादन बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में उसको केवल लॉसेस मिलते हैं, तो वो लॉस वाला सिचुएशन आने से पहले ही उत्पादन को बंद कर देता है। 28 दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? दीर्घकाल में सामान्य लाभ। 29 एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र क्रमशः Q = 10 - 2P तथा Q = 5 + 3P है, तो शाम में कीमत क्या होगी? इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। कैसे? 10 - 2P = 5 + 3P। ठीक है, दोनों समीकरण को इक्वल कर देना है, तो हमारा क्या आएगा? -2P - 3P = 5 - 10, फिर -2P - 3P, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -5P = 5 - 10 होगा -5, P = -5 by -5 = 1। आंसर हमारा आएगा 1। नेक्स्ट 30 किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा? वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि हो रही है, तो पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो रही है। वही फार्मूला लगेगा, ΔQ/ΔP। ΔQ हमारा 4, ΔP हमारा 5, 4/5। आंसर क्या आएगा? 0.8। 31 किसी फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? लाभ कब मिलेगा? जब हमारी रेवेन्यू हमारी कॉस्ट से अधिक होगी, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे तो हमें लाभ की प्राप्ति होगी। 32 एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त का पूरा होना आवश्यक है? एक फर्म संतुलन की अवस्था में तब होता है जब उसकी मार्जिनल रेवेन्यू उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए। 33 एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब पूर्ति में कमी हो जाए, तब संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। 34 श्रम से क्या तात्पर्य है? एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा ही श्रम कहलाता है। 35 यदि श्रम का सीमांत उत्पाद MPL है तथा वस्तु का मूल्य P है, तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मूल्य गुणे सीमांत उत्पाद, मूल्य P सीमांत उत्पाद MPL, तो सूत्र होगा P × MPL। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 यदि एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 से अधिक होती है जब सीमांताएं धनात्मक होती हैं, तब उसकी मांग की लोच 1 से अधिक होगी। 37 दीर्घकाल में संतुलन अवस्था में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। दीर्घकाल की हम लोग बात करें तो संतुलन कब होगा? जब एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो उत्पादन की मात्रा होगी वो अधिक होगी। कब? संतुलन की बिंदु पर। 38 विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है? मीन्स अलग अलग कीमत। ठीक है, तो ये है एकाधिकार की विशेषता। वस्तु एक है, कोई प्रतिस्थापक भी नहीं है, कीमत वो अपने मन से तय करता है, तो वहाँ समरूप वस्तुएं भी नहीं है, तो कीमत भी सेम नहीं होता है। 39 दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है? एकाधिकार में होती है, क्योंकि जो एकाधिकारी होता है उसके पास जो वस्तुएं हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता है और वो प्राइस भी खुद से फिक्स करता है। एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या कितनी होती है? ओनली 1। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।